हेलो डिस्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय बारबिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का एक्सरसाइज क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इसी को पहले डिस्कस करते हैं, बाद में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज से उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में, 2020 में, 2024 में रिसेंटली अभी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो अगर इसमें हालांकि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पूछा, सिर्फ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 2 मार्क्स में पूछा है क्या होते हैं, और इस क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 मार्क्स का है। तो सिर्फ व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यही पूछा हुआ है। तो देखिए, इसके अगर हम बात करें आंसर का, तो 2 पॉइंट आप लिखेंगे 2 मार्क्स में। सबसे पहला पॉइंट यही है कि लेंथेनाइट का कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, द ओवरऑल डिक्रीज इन, है ना, एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस या लेंथेनाइड एलिमेंट, क्योंकि लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन सब एलिमेंट का +3 होता है, तो मैंने M+3 रख दिया। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहला पॉइंट, ये जो मैंने आंसर लिखा है बोर्ड का ही आंसर है, बोर्ड में जो मिलते हैं यही आंसर लिखा था, आप यही आंसर आप बोर्ड में लिखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है उसका भी रीजन आपको लिखना है। तो मैंने पॉइंट लिखा है, द डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। सबसे मेन पॉइंट रीजन का यही है कि लेंथेनाइड एलिमेंट में सारे एलिमेंट में 4f ऑर्बिटल आएगा, और 4f का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है सबसे खराब होता है। दैट्स वाई वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा लेंथेनाइड एलिमेंट का, और साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होना, घटना। और ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर मैं SPDF की बात करूँ, सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है S का, देन P का, देन D का, और सबसे खराब किसका होता है, OF का। ओके, ये आपको इसका आंसर बोर्ड में लिखना है। और अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करें, तो इसमें एक पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्सिक्वेंसेस आ भी गया, आपको क्या लिखना है उसमें। आपने देखा होगा कि जो आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा कि जर्कोनियम एंड हाफनियम, ये दोनों एलिमेंट का साइज लगभग क्या होता है, अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपका एक बोर्ड में भी एमसीक्यू बना है कि जर्कोनियम एंड हाफनियम का दोनों एलिमेंट का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है। रीजन अगर आपको मिलेगा तो ड्यू टू, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये इसका यूज है। तो ये भी पॉइंट आप उसमें ऐड कर देंगे, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 4.8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको, एंड विच ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी लेंगे, रीजन टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि दोज एलिमेंट, ठीक है, दोज एलिमेंट इन विच एटम्स और आयंस कंटेन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। सबसे मेन चीज है कि ऐसा डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड है या फिर पार्शली फिल्ड है, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो सिंपल सा ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन एलिमेंट को बोलते हैं जिनका डी ऑर्बिटल क्या होता है,
इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है ग्राउंड स्टेट या फिर एनी आयनिक स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, Fe+2 हो गया, कोबाल्ट+3 हो गया, ये सब क्या होते हैं ट्रांजिशन। इनका आप ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट देंगे तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10 से कम इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कि कौन से ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा है, तो इन चारों एलिमेंट का आप नाम ध्यान रखिएगा। और ये 12th ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला कौन है, जिंक, जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इन पे +2 चार्ज है तो भी कंप्लीटली फिल्ड है। कैडमियम, मर्क्यूरी और Cn है कैनियम। ये चार एलिमेंट डी ब्लॉक के ऐसे हैं जिनका डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कंप्लीटली फिल्ड होता है। दैट्स वाई इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। तो मैंने रीजन भी लिखा है कि दीज एलिमेंट नॉट कंसीडर ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट के, तो सिंपल से बहुत सारे पॉइंट है, 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो ये पूरा लिखिए, अगर 2 मार्क्स में आएगा क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कर सकते तो इसका बस रीजन लिखिएगा। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हो जाएगा एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कलर फॉर्मेशन करते हैं, हार्ड होते हैं एंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब डायमैग्नेटिक कुछ होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट में जाएगा। हो सकता है इस साल बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से एमसीक्यू भी बनने के चांस है, ये भी क्वेश्चन आप आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाइएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका रीजन क्या है। एक्सप्लेन गिविंग द रीजन। पहला जो क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसके कारण होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसका सिंपल सा रीजन लिखते हैं फर्स्ट का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड, डाया का मतलब होता है पेयर्ड। और अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पे आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है √n+2 होता है, वेर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। इसका रीजन, आपको रीजन टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, 1-2 लाइन में इसके रीजन होंगे, ओके। तो पहला सिंपल सा क्लियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई ये इस टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, ओके। चलिए सेकेंड जो पार्ट है इसका यह है, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल हाई, ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन metals, they have high interatomic interaction, they have high interatomic attraction, ठीक है, between atom, ठीक है, between atom, therefore
ठीक है, देयरफॉर दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, एज रिजल्ट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसका रीजन है। तो सिंपल सा इसका रीजन आप लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो जो एटम में इंटरेक्शन होगा वो हाई होगा, जिससे इनके बीच बॉन्डिंग जो होता है वो भी स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ग्रेटर होता है, हाई होता है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन के रीजन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको दो दो तीन तीन लाइन में इनके आंसर लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर कलर्ड कंपाउंड। अब कलर्ड कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट का क्यों होता है, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और डी डी ट्रांजिशन से। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आप रीजन क्या लिख सकते हैं छोटे में, थर्ड पार्ट का जो आंसर बनेगा, ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, एंड डी डी ट्रांजिशन। और डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, आपने अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें डी डी ट्रांजिशन में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ा होगा। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाता है, उसी को बोला जाता है डी डी ट्रांजिशन। इसका सिंपल सा आंसर है लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, एंड इसी के बारे इसका कलर होता है। तो डी डी ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से कहाँ जाता है, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जब शिफ्ट होता है तो उसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और लास्ट जो फोर्थ इसका जो पार्ट है, बोला कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। ठीक है, बिकॉज ट्रांजिशन, ठीक है, एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रॉपर्टी होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट है टेंडेंसी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए इनको कैटालिटिक प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। आप चाहो तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, आपने हैबर प्रोसेस का नाम सुना होगा, है ना, हैबर प्रोसेस। इससे कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इससे NH3 मॉलिक्यूल बनाते हैं अमोनिया, और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, वो है आयरन, क्योंकि ये सब MCQ में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ा होगा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो V2O5 होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, और इसके अलावा आपने हाइड्रोजिनेशन सुना होगा, हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसमें NiPT या फिर PD आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, तो आप चाहो तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, रीजन टाइप का क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड में आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका क्या आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड
वाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर द ट्रांजिशन मेटल। हालांकि बोर्ड में ये 2022 में, 2022 में, 2023 में, 2024 अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये था कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है? द इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज which are formed when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal is known as interstitial compound। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मेटल का क्रिस्टल है, ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा क्रिस्टल लिया जो किसी ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ है। ओके, एक हमने क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि सॉलिड फेज में है, ठीक है। तो ये हमने एक क्रिस्टल लिया जिसमें कोई एक मेटल है ये, ठीक है। अब इनके बीच जो स्मॉल गैप होता है, ठीक है, ये जो गैप होता है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इस गैप जो छोटा सा है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इस इंटरस्टिशियल साइट में जब छोटे मोटे एटम जाके ट्रैप्ड होते, ट्रैप मतलब फंस जाना, यहाँ पर कौन कौन, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन, इस छोटी सी जगह जाके क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड टोटल फॉर्म होगा इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एनसीईआरटी में टोटल 4 पॉइंट दिए हैं। तो आपको अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 2 मार्क्स में होगा तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं डेफिनेशन के साथ, और 3 मार्क्स में होगा तो ओवरऑल ये जितना मैंने आंसर लिखा है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बना देगा बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट क्या क्या है देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला पॉइंट है दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। जो प्योर मेटल है अगर हम उसमें स्मॉल एटम ट्रैप्ड करेंगे तो जो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। और सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्ड, मतलब कुछ ऐसे भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं बोराइड के जो डायमंड की तरह इनकी हार्डनेस होती है। थर्ड पॉइंट दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी बनी रहती है। एंड फोर्थ दे आर केमिकली इनर्ट। तो ये टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है और यही आपको बोर्ड में लिखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो 2022 में, 2023, 2024 में ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बना के जाइएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2022 में एंड 2024 में पूछा है। तो इस पूरे चैप्टर का जो KNO4 और K2Cr2 का प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप बोर्ड एग्जाम में जरूर बना के जाइएगा। पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एटलीस्ट सबसे पहला काम यही है, जितने मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप बना के जाएंगे, डेफिनेटली आपका बोर्ड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो क्वेश्चन आने वाला है वो नहीं छूटेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप इन्हीं क्वेश्चन को आप दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइट ओर, है ना। एंड दूसरा उसी का पार्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे वो यही प्रिपरेशन नहीं है, स्टेप वाइज जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए वही फॉर्मेट बने दिया हुआ है। इसको बनाने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विथ सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन एयर। ओके, तो इसका जो रिएक्शन है लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है FeCr2O4, इसका नाम है आयरन क्रोमाइट ओर। उसको 8 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ और 7 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका Na2CrO4 बनाएगा, इसका नाम है सोडियम, ठीक है, क्या नाम है, सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4, और प्लस इसके साथ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है येलो सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट, है ना।
इसके रिएक्शन देख लेते हैं। 2 मोल सोडियम क्रोमेट है, एसिडिक मीडियम रेड मीन H+, 2 मोल H+ है। यहाँ से आपको सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म कर रहा है Na2Cr2O7, क्या नाम है, सोडियम डाइक्रोमेट। और 2 मोल Na+ और 1 मोल H2O। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं सोडियम कितना है, देखिए टोटल 4 है रिएक्टेंट साइड, तो 2 यहाँ से गया सोडियम डाइक्रोमेट में, तो 2 Na साइड में आ जाएगा, है ना। ये इसका दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप में क्या है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो तीसरा स्टेप, बाई ट्रीटिंग सोडियम डाइक्रोमेट विथ KCl टू गिव पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सिंपल सा स्टेप है। Na2Cr2O7, 2 मोल KCl ले लीजिए और यहाँ से आपको ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा अलोंग विथ NaCl। तो ये ऑरेंज कलर का होता है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा टफ नहीं, पहला वाला थोड़ा सा याद करने वाला है, सेकेंड एंड थर्ड इजी स्टेप है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, इसको आप जरूर करके जाइएगा, है ना। ये इसका प्रिपरेशन का पार्ट हुआ। अब दूसरा है कि पीएच का इफेक्ट क्या आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है, अगर पानी में मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बनेगा। तो ऑरेंज कलर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर पीएच बढ़ाने का मतलब बेसिक मीडियम में, है ना। तो रिएक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रिएक्शन को ध्यान से देखें तो रिएक्शन में क्या है, देखिए यही रिएक्शन है। तो ऑरेंज कलर का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन है वो OH मतलब पीएच आप इंक्रीज कर रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, वो क्रोमेट आयन में चेंज हो जाएगा जो कि येलो कलर का होता है। तो यही पीएच का इफेक्ट है ना। और अगर यही येलो कलर में एसिडिक डालेंगे तो फिर से ऑरेंज कलर आएगा। तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ऑरेंज से येलो, येलो से ऑरेंज, वो पीएच के डिपेंड करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2025 में बोर्ड में 3 मार्क्स में आए। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है 3 मार्क्स है। ये भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ के जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डिफिकल्ट नहीं है, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों के तीनों K2Cr2 और KMnO4 से रिलेटेड है, उनके आयनिक रिएक्शन से। अगर आप DNF ब्लॉक का सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आप डेफिनेटली करके जाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है 95% चांस है क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, है ना। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ इट्स रिएक्शन विथ आयोडाइड, सेकेंड फेरस आयन, एंड तीसरा जो है रिएक्शन दिखाना है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ। सिर्फ इसमें आपको इन तीनों के साथ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट की जो K2Cr2 होता है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो पहला जो रिएक्शन है K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन, आयोडाइड का I- होता है टू आयोडीन। तो आयोडीन में ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका रिएक्शन क्या देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट है 6 मोल आयोडाइड आयन है और एसिडिक मीडियम 14H+ है। यहाँ से 2 मोल Cr+3 एंड 3 मोल आयोडीन I2 आयोडीन और 7 मोल H2O। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। 3 मार्क्स होगा तो ये एक मार्क्स के तीनों रिएक्शन है। एंड सेकेंड जो पार्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज फेरस आयन टू फेरिक आयन Fe+3 में। तो यहाँ देखिए 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन है, 6 मोल फेरस आयन है और 14 मोल H+ है, प्लस 2 मोल Cr+3 एंड 6 मोल Fe+3 फेरिक आयन एंड 7 मोल H2O। इन दोनों में देखो सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सेम है ना। एसिडिक मीडियम 14H+ दोनों में है, 2 मोल Cr+3 बना रहा है, 7 H2O बना रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, बस 6 मोल आयोडाइड से 3 मोल आयोडीन और 6 मोल Fe+2 से 6 मोल Fe+3। मेरे ख्याल से आसान है याद करना। एंड तीसरा पार्ट है K2Cr2 ऑक्सीडाइज H2S2 सल्फर। इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है 3 मोल H2S है और 8 मोल यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, 2 मोल यहाँ Cr+3 और 3 मोल सल्फर एंड 7 मोल H2O। इन तीनों रिएक्शन में कॉमन क्या है, 7 मोल वाटर मिल रहा है।
2 मोल क्रोमियम प्लस 3 मिल रहा है और 1 मोल रिएक्टेंट साइड डाइक्रोमेट है और बाकी H प्लस एसिडिक मीडियम में वो आप देख लीजिए, बाकी H2S को कन्वर्ट करा है किसमें, सल्फर में, है ना। तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसमें एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं उनके आंसर के साथ 2018 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए उसका एक्सेट बना दूंगा कि उसके आंसर के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए और विथ आंसर के साथ, नहीं कुछ तो एटलीस्ट उनके आंसर आप बना के जाइए। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाउ डज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ। यहाँ पर 3 के साथ आपको रिएक्शन दिखाना है, आयरन सेकेंड आयन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सैलिक एसिड, राइट इक्वेशन फॉर ईच ऑफ रिएक्शन। इसमें 2 पार्ट है, सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन भी दिखाना है एंड सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपको ये जो 3 आयंस है, 3 कंपाउंड है, इनके साथ आपको रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है 2022 में बोर्ड में पूछा गया है एंड 2021 में भी पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स का है ना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन का। पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो आपने 2 स्टेप में एनसीईआरटी में देखा होगा। देखिए 2 ही कंपाउंड है इस चैप्टर में, K2Cr2 एंड पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इन दोनों का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर रिएक्शन है सारे के सारे आप प्रिपेयर करके जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का, है ना। तो पहला जो स्टेप है इसमें, पहला स्टेप क्या है, देखिए स्टेप 1, व्हेन पायरोलुसाइड किसको बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को, MnO2 को, और होता है फ्यूज्ड विथ KOH प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम परक्लोरेट KClO4 टू गिव ग्रीन कलर कंपाउंड K2MnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। ये बोर्ड में MCQ पूछा है कि ग्रीन कलर का क्या होता है, तो K2MnO4 होता है जिसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। अब इसका जो पहला रिएक्शन आप ध्यान देखें तो पायरोलुसाइड MnO2 2 मोल है और 4 मोल KOH और 1 मोल ऑक्सीजन, तो यहाँ से ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बना रहा है जिसको पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं और 2 मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर। तो ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या पर आयनिक रिएक्शन दिया है, तो आपको जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आ जाना है। मैंगनेट आयन ऑक्सीडाइज टू पर मैंगनेट आयन, तो MnO4 -2 को बोलते हैं मैंगनेट आयन और ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4 -1 में, इसको बोलते हैं पर मैंगनेट और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इसका प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें इसके आयनिक रिएक्शन का जो कंपाउंड दिए हुए है ना, तो आयनिक रिएक्शन की हम बात, सबसे पहला यहाँ पर देखिए पहला जो रिएक्शन है KMnO4 ऑक्सीडाइज Fe फेरस आयन Fe+2 आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, MnO4 5 मोल Fe+2 आयन और एसिडिक मीडियम 8H+ है, तो यहाँ से Mn+2 में जा रहा है और 5 मोल Fe+3 और 4 मोल H2। ये रिएक्शन आपको किसी भी कंडीशन में याद ही रखना है ना। बैलेंसिंग के साथ याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बार बार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। और सेकंड है कि ये MnO4 ऑक्सीडाइज करता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में, या कहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा हुआ है, सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है। इसका भी रिएक्शन 2 मोल लिया है पोटेशियम परमैंगनेट आयन और 10 मोल यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, 5 मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल H2। यहाँ से भी Mn+2 और 10 मोल सल्फेट आयन और 8H+ यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। ये सेकेंड आयनिक रिएक्शन हो गया। और इसका जो थर्ड पार्ट है MnO4 ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी रिएक्शन 2 मोल MnO4- और 5 मोल ऑक्सैलेट आयन और 16 मोल H+।
यहाँ Mn+2 में और 10 मोल CO2 और 8 मोल H2, ये तीसरा आयनिक रिएक्शन हो गया। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। मैंने एक आपको पैटर्न दे दिया है कि आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या आंसर लिखना है, तो यही आंसर लिखेंगे, डेफिनेटली आपका 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है ना। और अगर मान लीजिए आपको इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि MnO4 की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, है ना, तो 2-3 पॉइंट कम से कम दिमाग में होने चाहिए आपको। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसका आप कलर लिख सकते हैं, ये डार्क पर्पल कलर का होता है ना, या फिर एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट ब्लैक लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये जो होता है सॉल्युबल होता है, पार्शली सॉल्युबल होता है ना, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। ये 3 पॉइंट डेफिनेटली आप करके जाएंगे तो 2 से ज्यादा पॉइंट प्रॉपर्टी में नहीं पूछने वाला। ओके, और यूजेज की बात करें तो यूजेज ये ब्लीचिंग में यूज होता है, या फिर जो कलर ऑफ ऑयल को डीकलराइज करने के लिए यूज होता है, तो ये 1-2 यूज भी करके जाइए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से उनके आंसर के साथ, ताकि आपको पता चले कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 जो कि रीजन टाइप का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसका रीजन क्या है। तो पहला इसका जो पार्ट है, ऑफ द D4 स्पीसीज ऑफ क्रोमियम +2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल मैग्नीज +3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। तो इसका हमें रीजन देना है कि क्यों ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है क्रोमियम +2 एंड Mn+3 जो है वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। चलिए देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, है ना, तो क्रोमियम जो एलिमेंट होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो एक्सेप्शनल केस होता है, इसमें ऑर्गन हो गया 18, उसके बाद आता है 3D एंड 4s। तो यहाँ से s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ये पढ़ा होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्रोमियम +2 की, तो क्रोमियम +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको लूज करना है। तो इसमें d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और d में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितना 0 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, इसमें d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्रोमियम जो +2 चार्ज है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यही है, हमें इसी का रीजन देखना है। ये जो है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, और हमें रीजन यही देना क्यों ये ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर यहाँ से आप देखो क्रोमियम जो +2 है, और अगर ये क्रोमियम +3 में चला जाए, है ना, क्रोमियम +2 से किसमें, क्रोमियम +3 में, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए इसमें क्रोमियम +2 का जो है वो 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 0। अगर क्रोमियम +3 होगा तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, एंड 4s में होगा 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, और अगर आपने पढ़ा होगा, अब इससे होगा क्या, देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आपने अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है P2G, एंड उसके बाद होता है Eg, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो D में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे T2G में, और ये क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, है ना।
हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यही रीज़न है क्रोमियम स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होकर स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये लिखेंगे, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्रोमियम प्लस टू आयन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसका रीज़न मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू एक्वायर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ये एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसका रीज़न है। और आप चाहो तो इसमें ये बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो क्रोमियम +2 से +3 इसलिए जाए क्योंकि डी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन जो ऑक्टाहेड्रल पड़ा होगा, T2G की एनर्जी कम होती है, Eg की ज़्यादा होती है। T2G में 3 ऑर्बिटल है, वो हाफ फिल्ड होंगे और जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है कि Mn जो है मैंगनीज, तो Mn पे +3 चार्ज है, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Mn+2 में जाना चाहेगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो Mn प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन क्या होगा, 3d4s, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और D से भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब D में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर Mn+2 की बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन का, तो इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो दोनों का रीजन बहुत सिंपल है, Mn ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर किस में जाएगा, Mn+2 में, क्योंकि यहाँ पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाफ फील्ड की ज़्यादा होती है। तो इसी को आप एक्सप्लेन करके इसका रीज़न आप लिख सकते हैं। 21 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, कोबाल्ट+2 इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बट प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इज इजिली ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड पार्ट का, यहाँ पर जो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट+2 वो इजिली क्या होगा, गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, टू कोबाल्ट+3। ठीक है, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेट पेयर्ड अप एंड फॉर्मिंग डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हाई CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या होंगे, स्टेबिलिटी उनकी नोबल गैस में चली जाएगी, इसलिए ये चाहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में चला जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, नोबल गैन कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप पकड़ के जाइए और आएंगे तो इसी को आपको लिख देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है ना। इस क्वेश्चन
2 मार्क्स का ही है क्योंकि इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने हैं। और ये क्वेश्चन भी 1-2 बार बोर्ड में PYQ में पूछ चुके हैं, इसको भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा। डेफिनेशन क्या है इसका, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, इसका डेफिनेशन क्या है, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें कोई भी एग्जांपल नहीं देंगे, जो आपका DNA ब्लॉक्स है तो उसी से आप क्वेश्चन एग्जांपल आप सेलेक्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए CrO4-3 एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CrO4 क्रोमेट आयन में, और क्रोमियम +3 में और 4H2। आप देखिए क्रोमियम का जो लिखा हुआ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 5 है। यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 6 में जा रहा है, और यहाँ पर 5 से 3 में जा रहा है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों क्रोमियम का ही हो रहा है, इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक हम मैग्नेट आयन के लेते हैं। देखिए MnO4 2- कन्वर्ट हो रहा है MnO4-7 में। तो यहाँ देखिए Mn का 7 ऑक्सीडेशन आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये MnO2 में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा, तो रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी आप बना के जाइए, 1-2 बार बोर्ड में पूछा है 2 मार्क्स में, तो क्या पता इस बार भी आ जाए। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DNA ब्लॉक का, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी रीजन टाइप क्वेश्चन है और इस चैप्टर से रीजन टाइप क्वेश्चन बनते हैं। PYQ में आप देखेंगे तो रीजन टाइप क्वेश्चन वहां पर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है गिव एग्जाम्पल एंड सजेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। तो पहला जो पार्ट है इसका, बोला है लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक या फिर एसिडिक इन नेचर, है ना। तो 2 यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक नेचर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि उन मेटल की जो एबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, इसलिए लोअर ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर, जैसे MnO मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर है। एंड दूसरा जो है पॉइंट कि हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसिडिक और एम्फोटेरिक नेचर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट रिड्यूस टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर बेसिक नेचर होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उनकी होती है, और अगर वो एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक नेचर है दैट मीन्स वो रिड्यूस होने की उनकी टेंडेंसी होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें एग्जांपल आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जांपल बोला है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इसको पायरोलुसाइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर होता है, और Mn2O7 ये होता है एसिडिक नेचर। ओके, चलिए इसमें जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में यहाँ से क्या दिया है, द ट्रांजिशन मेटल ऑक्सिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड। ऑक्साइड और फ्लोराइड के टर्म इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई क्यों होता है, इसका रीजन है, ऐसा इंटेक्स में क्वेश्चन आया था। तो इसका रीजन है दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन और ऑक्सीजन को होता है, इसलिए इनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है हाई ऑक्सीडेशन। जैसे इसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 है, Mn2O7 है, ऑस्मियम का फ्लोराइड है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। और इसका जो थर्ड और लास्ट जो पार्ट है, बोला है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट ऑक्सीजन ऑफ मेटल। इसका रीजन है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल। इसलिए जो ऑक्साइड होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे MnO4 है ना, पर मैंगनेट आयन +7 Mn का है, क्रोमेट आयन CrO4 2- +6 है, VO2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है सब ट्रांजिशन मेटल का। इसका ये वैलिड रीजन है और आएगा एग्जाम में तो आपको यही देना है। तो आई होप कुछ भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 26, ये भी अपने इससे पहले 14, 15 और 16 जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज का,
इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड था, तो एक बार ये फिर से आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में बोर्ड में बन सकता है ना, 26 क्वेश्चन। इसमें इंडिकेट द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर, एंड सेकंड जो पार्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम पाइरोलुसाइट ओर। तो ये हमने इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर इसके स्टेप आपको रिवीजन करना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेप लिख देना और इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसका रिएक्शन। देखिए ये जो कंपाउंड है FeCr2O4, इस कंपाउंड का नाम है क्रोमाइट ओर, है ना, ये क्रोमाइट ओर इसी को बोलते हैं। और 8 मोल सोडियम कार्बोनेट और 7 मोल ऑक्सीजन से कराएंगे। यहाँ से जो कंपाउंड ये बना रहा है Na2CrO4, इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, है ना, सोडियम क्रोमेट। ये नेम पता होना चाहिए ताकि स्टेटमेंट बनाने में आपको आसानी हो। तो स्टेटमेंट जरूर एक लाइन आप लिखिएगा, है ना। जैसे इसमें स्टेप ये लिख सकते हैं कि व्हेन क्रोमाइट ओर रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म सोडियम क्रोमेट अलोंग विथ फेरिक ऑक्साइड एंड 8 मोल CO2। और स्टेप 2 में क्या है कि वही आप फिर से सोडियम क्रोमेट लेंगे और एसिडिक मीडियम में यहाँ से ये जो कंपाउंड बना है Na2Cr2O7, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? सोडियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है ना। और उसके बाद इसको 2 मोल KCl से साथ करा देंगे, तो यहाँ से आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का मिल जाएगा। और इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, जो आपसे पूछ रहा है। इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का ये सॉल्ट होता है। ओके, ये इसका प्रिपरेशन हो गया। और सेकेंड जो है पोटेशियम पर मैंगनेट का प्रिपरेशन। तो ये जो कंपाउंड है MnO2, इसी को बोलते हैं पाइरोलुसाइट, है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन में आए हैं ये प्रिपरेशन। पाइरोलुसाइट को 4 मोल KOH के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से आपको K2MnO4 मिलेगा। और अगर मैं पूछूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम मैंगनेट। क्या नाम है? पोटेशियम मैंगनेट, है ना। और ये ग्रीन कलर का होता है, बोर्ड में कई बार MCQ में पूछा है कौन सा ग्रीन कलर का कंपाउंड है, तो पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4। और फिर इसी का आयनिक रिएक्शन दे दिया है यहाँ पर MnO4। जैसे अगर मैं बात करूँ K2MnO4 को आयनाइज करो तो 2 मोल K+ मिलेगा और MnO4 पे 2-, तो ये आयनिक रिएक्शन लिखा हुआ है। 4 मैंने एसिडिक से कराएगा तो यहाँ से आपको पोटेशियम पर मैंगनेट मिलेगा, इसका नाम है पर मैंगनेट आयन, और MnO2 और 2 मोल H2O। ये इसका आंसर हो गया। इसको प्रैक्टिस करके जाइए, खासकर K2Cr2 और KMnO4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में आप डेफिनेटली बना के जाइए। कई बार बोर्ड में ये रिपीट करते हैं, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो आई होप ये जितना भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप ये क्वेश्चन DNF ब्लॉक के जरूर करके जाइए, है ना। तो डेफिनेटली आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है थ्योरेटिकल, वो आपसे बन जाएगा। चलिए बात करते हैं DNF ब्लॉक का लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो बन सकता है बोर्ड में, वो है 38 का, है ना। यहाँ से MCQ भी बनने के चांस है, MCQ भी यहाँ से बन सकता है इस टाइप क्वेश्चन में। तो 38 क्वेश्चन क्या है? व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आपको यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और उनका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि सच में क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट यही है। तो चलिए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। इसमें जो आते हैं सेकंड पे, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आएगा? +2, कि वाटर क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड। और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर 3d6 एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। ये आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखिए D में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, और D में आपको पता है कि D सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। और H2O जो होता है एक वीक फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल है। वीक फील्ड लिगेंड अगर है, वहाँ पर पेयरिंग जो होगा ऑर्बिटल का नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट अकर, है ना। जब पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आएगा? 4।
और अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है √n+2 होता है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 4+2 और ये रूट में है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24, रूट का 24। ओके, और 24 का जब रूट निकालेंगे तो 4 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 8, इसका मैग्नेटिक मोमेंट करेक्ट है। ये हो गया कौन सा सेकेंड पार्ट। और इसी में जो थर्ड इसमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट है ना, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है Mn, और Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +2। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप करेंगे तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। D यहाँ पर जो है वो हाफ फील्ड है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर ऐसा। और यहाँ पर जो Cl होता है एक वीक फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल है, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो नॉट पेयरिंग, ऑर्बिटल का पेयरिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू सीधा सा आ जाएगा 5। और 5 मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा रूट में 35 है ना, तो 5.8 इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, या 5.9 आप कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली करना क्या था, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, उसके बाद उसमें जो लिगेंड्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो लिगेंड जो प्रेजेंट है वो कैसा लिगेंड है, वीक है या स्ट्रांग है। अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। और अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो वहाँ पर और 3D ऑर्बिटल जो है वो पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग करने के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एन की वैल्यू वही मैग्नेटिक मोमेंट में रख के इसको सॉल्व करना है। तो हमने डीएनए ब्लॉक के एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो कितना आपको आंसर लिखना चाहिए, इतने एटलीस्ट आप 100% इतने क्वेश्चन आप करके जाइए, और आपके बोर्ड में जो आने वाला क्वेश्चन है लगभग 95% या उससे ज़्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था, अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, बट ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके जाइए, आपका बोर्ड अच्छा जाएगा। जो थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन आने वाले हैं ना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।